पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देन फिर देखेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स। चलो लिखना शुरू करो और ये एग्जांपल आप एक बार करके दिखाओ। एग्जांपल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है जीरो पर। जीरो पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। निकालो इसके, कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? ग्राफिकल मेथड से एक बार बनाने की कोशिश करो इसको। हुआ कुछ आया? डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं ना? हाँ, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से भी कर सकते हो। हुआ? ठीक है, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से मतलब आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की बात कर रहे हो। हाँ। ठीक है, उससे उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके देखो, क्या आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो यहाँ पर? क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना सीखना है। क्वेश्चंस जब करेंगे तो हमारे पास में इनफ टूल्स होने चाहिए। किया? देखो, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सिग्नम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो वो क्या आती है? -1। -1। और राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो क्या आती है? 1। 1। ठीक है, 1। राइट हैंड लिमिट आती है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आती है -1। तो यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि जीरो का कोई ऐसा इंटरवल आपका मौजूद हो जाएगा क्या? -∞ से जीरो, -∞ से जीरो अगर हम एक इंटरवल ले लेते हैं, क्या उसके लिए कोई डेल्टा मिल पाएगा क्या, जिसके लिए क्या हो जाए, एक्स और जीरो के बीच का गैप तो डेल्टा से छोटा हो जाए और ये आपका जीरो से बड़ा रहे, एंड किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए आपके एफ ऑफ एक्स और आपकी लिमिट के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा रहे। बताओ, क्या ऐसा डेल्टा आप ले सकते हो? ऐसा डेल्टा मिल सकता है क्या? बताओ, क्या हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ऐसा मिल सकता है क्या? सॉरी, देखो, समझे इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझे? कल जो लिखवाया था मैंने उसको रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे?
बताओ भाई, बोलो यार। हाँ, लिमिट माइनस है तो एक्स लेफ्ट टेंडिंग हैंड ही। टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जब निकालते हैं वो आता है -1 एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स जब हम निकालते हैं तो क्या आता है 1। तो यहाँ से दोनों अलग अलग आ गया, तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 2। इस बार है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1/x। ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि x क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। रुक गया क्या? क्या रुका? क्या रुक गया? नहीं, मुझे लगा कि रुक गया है, रुका नहीं। नहीं नहीं, करो इसको सॉल्व करो। क्या आप इस क्वेश्चन को सैंडविच थ्योरम से कर सकते हो? इसके अंदर दो अप्रोचेस लगाने की कोशिश करो। पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और दूसरा है सैंडविच थ्योरम। बाउंडेड किसे दिखाएंगे सैंडविच में? सैंडविच में बाउंडेड कैसे दिखाओगे, ये भी एक क्वेश्चन है। जीरो पे देखना है ना, हम्म, तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सैंडविच थ्योरम जो होता है वो किस लिए काम आता है? लिमिट के क्वेश्चंस को प्रूव करने के काम आता है या डिसप्रूव करने के? प्रूफ। प्रूव करने के काम आता है। तो यहाँ पे तो हमें डिसप्रूव करना है ना, इसमें लिमिट है नहीं, तो ये तो हम लगा हाँ। नहीं सकते। लेफ्ट और राइट लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हाँ, कैसे लगाओगे बताओ? आपका e पावर x जो फंक्शन होता है वो क्या हमेशा ही e पावर 1/x जो है वो क्या हमेशा ही 1/x से बड़ा नहीं रहेगा? होगा। हमेशा बड़ा होगा। और 1/x जो है वो भी 0 से बड़ा होगा अगर अगर x आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, पहली बात तो ये। आप क्या आप इस क्वेश्चन को डिस्प्रूविंग मतलब डाइवर्जेंस क्राइटेरिया से नहीं कर सकते क्या?
अगर आप ऐसी कोई सीक्वेंस लेना चाहो, ऐसी कोई सीक्वेंस लेना चाहो जो जो जीरो पे सीक्वेंस जाती हो। खुद तो जीरो पे जाती हो, ठीक है, लेकिन ई पावर लगाते ही वो सीक्वेंस कर जाए क्या, या तो इनफाइनाइट को चली जाए या फिर दो अलग अलग सीक्वेंसेस हमें यहाँ से मिल जाए। तो आप ऐसे कोई वन बाय सीक्वेंस एन ले सकते हैं। 1/n। 1/n ही ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1/n सीक्वेंस ले करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ठीक है, और कोई तरीका इसका बताना एक बार, और तरीका बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करो इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन के पास में जाओगे तो कैसे लिखोगे आप? भाई आपका जीरो पर लिमिट देख रहे हो आप, ठीक है, मान लो आपका कोई भी फंक्शन है, आप देख रहे हो जीरो पर लिमिट, जीरो पर आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से जब जीरो के पास जा रहे हो तो कौन सा आप इंटरवल लेते हो? इंटरवल कौन सा लेते हो? मतलब एक ऐसा, -∞ से 0। माइनस इंफिनिटी से जीरो, पहली बात तो ऐसा, ठीक है। बाकी ऐसा एक डेल्टा मिल जाना चाहिए ना कि माइनस डेल्टा से जीरो के अंदर, माइनस डेल्टा से जीरो के अंदर आपका फंक्शन एक एप्सिलॉन, मतलब एक ऐसे एप्सिलॉन के लिए ये इंटरवल मिल जाना चाहिए ना। बताओ, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो माइनस डेल्टा से जीरो के बीच में आपका एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए ना जो आपके फंक्शन की गारंटी देता हो, ठीक है। ये समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ वो चीज? अब देखो, अगर ये बाउंडेड होता, सबसे पहले तो देखो e पावर 1/x, और x की वैल्यू जैसे ही आप जीरो के नजदीक लेकर के जाओगे ये फंक्शन ही क्या बन जा रहा है? ये फंक्शन ही एस एक्स टेंडिंग टू जीरो, इन्फिनिट। ये फंक्शन ही कहाँ चला जा रहा है? अनबाउंडेड, इन्फिनिट। इंफिनिटी। ये फंक्शन ही अनबाउंडेड हो जा रहा है, मतलब कि ये फंक्शन जीरो के नजदीक पहुंचते पहुंचते कुछ ऐसा बन जा रहा है, अनबाउंडेड, पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, ठीक है, जब हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं। और लेफ्ट साइड से जब हम जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट बताना कितनी आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ इसकी। भैया आप यहाँ से एफ ओ जीरो माइनस एच जब निकालोगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो एफ ओ है। जीरो माइनस एच जब आप रखोगे तो ई पावर -1/h, एच को जब जीरो टेंड करोगे तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा? एच जब जीरो पे जाएगा तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा? जीरो पे टेंड कर जाएगा। तो एक मान हाँ। लो आपका कोई फंक्शन ऐसे आया और ये जीरो को चला गया, लेफ्ट हैंड साइड से तो चला गया जीरो को, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो तो आ गई आपकी जीरो, 0। और राइट हैंड लिमिट जो थी वो आ गई आपकी इनफाइनाइट। एक लिमिट आपकी जीरो आ रही है, दूसरी आ रही है इनफाइनाइट। तो यहाँ से ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट्स जो हैं वो सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों। हाँ। बोलिए, सेम नहीं है, और सेम नहीं है नहीं। तो हम यहाँ से लिमिट का एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं कर सकते ना। नहीं। ठीक है, समझ में आया ये वाली चीज? अब इसको फॉर्मली लिखवाने की जरूरत है या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो? नहीं, लिख लिए मैंने अपने समझा अकॉर्डिंग। दिया है, ठीक है, आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन एक और देखो, उसके बाद हम इनफाइनाइट लिमिट देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/p पावर 1/x प्लस 1, और यहाँ पर भी x की वैल्यू जीरो नहीं है। करो इसको।
हो गया? ठीक है। इसकी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू 1 ओवर ई पावर 1 ओवर माइनस एच प्लस 1। यहाँ पर जब एच 0 को रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा लिमिट? बताओ। ये वाली जो लिमिट है वो तो माइनस 0 को चली जाएगी, तो ये तो 1 को चला गया ना। बोलो, 1 को चला गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे बोलिए भैया, हाँ 1 को चली गई। और जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ से जब आप e पावर 1 ओवर h प्लस 1 और h टेंडिंग टू 0 ले जाते हो, h टेंडिंग टू 0 पर ये वाली टर्म कहाँ चली गई? इन्फिनिटी। e पावर इंफिनिटी इन्फिनिटी कहाँ? 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर जीरो इन्फिनिटी टाइप 0। ये दोनों फिर से इक्वल नहीं है। यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं करेगी। ठीक है, अब लिखो इनफाइनाइट लिमिट्स, ऐसे टॉपिक डाल लो और लिखो। इनफाइनाइट लिमिट्स। पहली डेफिनेशन आप लिखोगे, डेफिनेशन नंबर 1। इसमें आपको लिखना है, डेफिनेशन नंबर 1 लिखने से पहले आप लिख लो लेट a is a subset of real number, let f is a function a to r and c belonging to r be a limit point of a। ओके, देन यहाँ पर आपको पहली डेफिनेशन लिखनी है। पहली डेफिनेशन, we say that f tends to infinity as x tends to c। एंड इसको राइट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसा कब होगा? इफ फॉर every alpha belonging to r every alpha belonging to r there exists delta equal to delta is a function of alpha greater than 0 such that for all x belonging to a with 0 is less than x minus c is less than delta, then f of x is greater than alpha। लिख लो। लिख लो, फिर इसके बाद में ये वाली डेफिनेशन समझा दूंगा। फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। हो गया। हो गया? देखो
यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर, लेट एफ इज ए फंक्शन ए से आर में, एंड लेट सी बिलोंग टू आर बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इतना ठीक है। देन वी से दैट एफ टेंड्स टू इंफिनिटी एज एक्स टेंड्स टू जीरो। और इसको हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा हम कब लिखते हैं, इफ फॉर एवरी अल्फा, हर एक अल्फा जो कि आर में बिलोंग करता है, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए, ऐसा भी हो सकता है, हर एक रियल नंबर के लिए एक ऐसा डेल्टा कंफर्म हो जाना चाहिए ताकि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आपके सेट के अंदर जितने एक्स आ रहे हैं उन सभी के लिए, विथ जब एक्स सी को जाए, एक्स कहाँ जाए, सी को जाए, और यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि एक्स और सी कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, देन आपका जो फंक्शन हो वो अल्फा से तो हमेशा बड़ा ही हो सभी एक्स के लिए जो आपके इंटरवल में आ रहे हैं, जो आपके सेट इसमें डोमेन में आ रहे हैं, उन सभी के लिए ऐसा होना चाहिए। समझ आया? हाँ। ठीक है। क्या आप इसकी एक और ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन नहीं लिख सकते माइनस इन्फिनिटी के लिए? हाँ। अगर आप माइनस इन्फिनिटी के लिए एक डेफिनेशन लिखोगे तो उसमें उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, उसमें यहाँ पर अल्फा की जगह आप बीटा कर देना, ठीक है, और ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ही बीटा से छोटा हो जाएगा, एक ऐसा बीटा मिलना चाहिए फॉर एवरी बीटा देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ बीटा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए विद दिस, देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन बीटा, हमेशा ही बीटा से क्या रहे, छोटा रहे। ओके, कर लो तो बता देना एक बार। हो गया। हो गया, ठीक है। हो गया। अभी एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 over x square इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या आप इसको, क्या आप एक ऐसा डेल्टा यहाँ पर बता सकते हैं ताकि उसके लिए हम ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकें? क्या आप ऐसा डेल्टा चूज कर सकते हैं जो कि अल्फा का फंक्शन हो और आपका जो फंक्शन है 1 over x स्क्वायर ये हमेशा ही उस अल्फा से बड़ा रहे? क्या आप ऐसा बता सकते हैं? एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा होगा क्या? नहीं, एप्सिलॉन को इक्वल टू डेल्टा कैसे ले लेंगे? एप्सिलॉन की तो बात ही नहीं की मैंने यहाँ पे। यहाँ पे बोल क्या रहा हूँ, देखो जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके लिए अगर हम ऐसा लिखें कि फोर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो,
is given let delta is equal to 1 over अंडर रूट अल्फा, देन अभी मुझे ये बताओ कि क्या x और 0 के बीच का गैप हमेशा ही डेल्टा से छोटा तो रहेगा ना। x माइनस 0 जो है वो हमेशा ही डेल्टा से तो छोटा ही रहेगा और 0 से हमेशा ही बड़ा रहना चाहिए। बोलो ठीक है। हाँ यहाँ से क्या आया, 0 इज लेस देन mod x is less than delta. Okay, then x स्क्वायर हमेशा ही छोटा हो जाएगा 1 ओवर अल्फा से। बताओ x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा ही छोटी हो जाएगी 1 ओवर अल्फा से। हाँ, कैसे होगी, छोटी कैसे हो यहाँ जाएगी? डेल्टा की जगह वो 1/√ऑफ अल्फा 1 सब्स्टिट्यूट ओवर करें। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे छोटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा आपके अल्फा से। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा ही बड़ा हो गया अल्फा से। बोलो हाँ ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आया ना ये वाला। एग्जाम्पल नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स दिया हुआ है आपको, इसके लिए, और x यहाँ पे आपको 0 नहीं दिया हुआ, x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। इसके लिए आप मुझे डेल्टा बताओ। इसके लिए एक डेल्टा बताओ। रोहित कुमार ब्रो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या कि पीसी की क्लास होगी? सर 9 बजे कर रहे थे ना, इसलिए 9 पर आया था मैं तो। अच्छा अच्छा, यार आजकल क्या है ना कि एक मतलब आज से ही 1 घंटा पहले करने लग गए, 7 से 8 सीक्वेंस का, और फिर 8 से या फिर 8:20 से लेकर के 9 बजे तक, मतलब 40 मिनट या 45 मिनट तक बीसी की डेली। ये क्लास गई। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी, इतनी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आप कोडिंग से कर सकते हो। इतनी ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, कुछ लिखवाया है और कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं छोटे मोटे। इनफाइनाइट लिमिट्स बताइए, कुछ डेफिनेशंस बताइए छोटे छोटे। कोई बात, मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, आप देखते नहीं होगा? एक्चुअली सर काफी मैसेज आते हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ रहता है, अच्छा अच्छा, अगर डिस्टर्ब ना हो तो उसमें सब चीज ऑफ है। सही है, ये तो करके रखना चाहिए। बताओ भाई बाकी लोग, क्या डेल्टा इसके इक्वल 1/1 अल्फा। 1 बाई अल्फा ले सकते हैं? डेल्टा की वैल्यू बिल्कुल सही है। 1 बाई अल्फा अगर आप लोगे यहाँ पर, तो भी यहाँ पर आपका इंफिनिटी टेंड करवा देगा। देखो 1 बाई अल्फा लेकर के देखो, डेल्टा की वैल्यू आप ले रहे हो 1 बाई अल्फा, तो यहाँ से आप डेल्टा को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? x टेंडिंग टू 0 ही तो जा रहा है, तो आपकी जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पर कितनी आनी चाहिए? इनफाइनाइट। तो डेल्टा की वैल्यू ये लोगे आप, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन mod x इज लेस देन 1 ओवर अल्फा। ओके, अब 1 ओवर अल्फा है तो यहाँ से 1 ओवर x इज ग्रेटर देन अल्फा हमेशा ही नहीं मिल जाएगा क्या? बताओ, हाँ हमेशा ही मिल जाएगा। तो डेल्टा का सिलेक्शन फिर से हमने 1 ओवर अल्फा कर लिया, तो फॉर एवरी अल्फा हमें एक डेल्टा मिल जाएगा, दैट्स इट।
फॉर एवरी इनपुट हमें एक आउटपुट की गारंटी हो रही है। खत्म बात, यही तो हमें चाहिए था। अब इसका जब ग्राफ आप देखोगे तो कैसा होता है, 1/x इस तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव x के लिए, जहाँ पे x आपका रियल नंबर में से आ रहा है, होता है ऐसा। हाँ। तो जब आप 0 की तरफ जाओगे तो भी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा ना। और आप इन्फिनिटी की ओर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा दोनों तरफ। ठीक जी है, सर। सब नहीं समझे? अरे भाई, अगर आप f ऑफ x इक्वल टू 1/x में x को इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हो, x को इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हो, तो आप 0 की तरफ ही तो जा रहे हो ना। एक लिमिट आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप नेगेटिव साइड से आ रहे हो, इस साइड से, तो भी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा इस तरह से। जीरो मिल जाए सर, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। एक सेकेंड, आपको x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हो आप, तो दोनों ही अच्छा केसेस में 0 मिलेगा ना। अच्छा, इन्फिनिटी में अगर जीरो को हाँ टेंड कर रहा है तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन 0 को अगर टेंड करता है तो उसके लिए हमेशा ही हमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा। और उसके लिए हमेशा एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो कि डेल्टा का इनपुट होगा, मतलब एक ऐसे डेल्टा को प्रोवाइड कर देगा जो 1/अल्फा फॉर्म में होगा, ताकि आपका जो फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन 1/x, वो हमेशा ही उस अल्फा से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो अभी डेफिनेशन लिखा ही है हमने यहाँ पे, ये डेफिनेशन। ओके, अभी कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स और लिख लो, उसके बाद में लिमिट एट इन्फिनिटी देखते हैं, और लिमिट एट इन्फिनिटी के बाद में कुछ थ्योरम्स हैं, और फिर आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में फिर अब साइलेंट डेल्टा नहीं ना आएगा? नहीं नहीं, अब नहीं आएगा एप्सिलॉन डेल्टा। खैर आए तो गा एप्सिलॉन डेल्टा, तो आपको उससे प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ मुझे। तो एप्सिलॉन डेल्टा से थोड़ा भी नहीं समझ में आता है। थोड़ा भी नहीं आता है, मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, पहले से आता है, लेकिन कुछ होता, कुछ समझ ही नहीं आता है कि मतलब कहाँ से क्या इसमें होता है। कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ ये वाला स्टेप करेंगे आगे तो ये कुछ भी मान लो, कुछ भी कर दो। वो आएगा आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे मैं रिलेट करके बताऊंगा आपको कि एप्सिलॉन ऐसे यूज हो रहा है, डेल्टा ऐसे यूज हो रहा है, तो आपको समझ भी आ जाएगा और वो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी जो लिखवा दी है। ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ थ्योरम्स लिख लेते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। सर उसका रिजल्ट इन्फिनिटी कैसे आ गया, ये तो पता ही नहीं चली। किसका, जो क्वेश्चन दिया था। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ही तो। रोहित, अनडिफाइंड लिखना चाहिए ना। अरे हम अभी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं इसको, देखो जब यहाँ पर x c को टेंड हो रहा है तो फंक्शन जो है उसकी लिमिट हम इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी लिख दो या डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो, एक ही बात है, लेकिन हम यहाँ पर हमारे खुद के कन्वीनियंस के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बुक में नहीं ऐसा सर, लिखा हुआ दोनों है। एक बात नहीं होती है। अरे देखो, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है इन जनरल। आपकी बात सही है बिल्कुल, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसके दो लिमिट पॉइंट्स हों, ऐसा भी तो होता है ना, कि वो फंक्शन दो लिमिट पॉइंट्स पर जा रहा हो, वहां भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है।
लेकिन यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं इनफाइनाइट लिमिट्स। देखो, टॉपिक का नाम ही है इनफाइनाइट लिमिट्स, तब की हम बात कर रहे हैं। ये टर्म सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है एक्चुअली में, रिजल्ट क्या है और यूज क्या करते हैं। मतलब कौन सी टर्म? यही सर, 1/0 का जो वैल्यू निकल के आती है लिमिटिंग केस में। देखो, 1/0 की जो वैल्यू निकल करके आती है वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है ना भैया। अनडिफाइन होनी चाहिए रियल वैल्यू तो इसकी। अरे अनडिफाइंड, हाँ अनडिफाइंड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो, पर अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी तो लिख देते हैं ना। 1/x जब है तो x आपका बड़ा हो रहा है, लार्जर, x आपका बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो मुझे ये बताओ, अच्छा x जीरो जीरो की तरफ लेके जा रहा है ना? सर हाँ हाँ, x को जीरो की तरफ लेके जा रहा है। ये है आपका। ठीक। आपने मान लो यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और इसका नेगेटिव में भी एक ग्राफ बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा चल गया पर समझ जाना। देखो, मान लो आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे 5, और यहाँ से शुरू किया आपने यहाँ पे -5। ओके, अब -5 से आप कहाँ आ रहे हो? जीरो की ओर आ रहे हो। तो जीरो की ओर जब आप आ रहे हो तो किधर से आ रहे हो आप? लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो। किधर से आ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, और राइट हैंड साइड से आ रहे हो मतलब 5 से आ रहे हो तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक जाते हो तो आउटपुट आप किस पर देखते हो? इस लाइन पर देखते हो, ये आपका फंक्शन वाली लाइन है, आउटपुट वाली लाइन। इसी पे तो देखते हो ना आप आउटपुट कहाँ मिल रहा है। मान लो आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ से आपने एक ऐसे ऐसे लाइन खींची, ये आपका आउटपुट मिल गया। आपने यहाँ देखा तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया। यहाँ देखा, यहाँ पर आपको मान लो कुछ यहाँ जा करके आउटपुट मिला। लेकिन अब जैसे जैसे जीरो के पास चले जाओगे, ये लाइन जो है, ये लाइन इसके उतनी ही दूर जाकर के टच होगी। मतलब ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बहुत आगे जाकर के टच होगी जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक जाते जाओगे। और जीरो के बिल्कुल नजदीक जाओगे तो ये कहीं भी टच होती हुई नहीं दिखेगी ना। बताओ भाई, कहीं भी टच होती हुई दिखेगी क्या आपको? नहीं, टच तो नहीं होगी ये। टच होगी ही नहीं पहली बात तो। क्या आपको ऐसी एक ऐसी एक वर्टिकल लाइन मिल पाएगी जो आपके ग्राफ को कट कर सके? कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन आपको मिल पाएगी जो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को कट कर सके? क्योंकि ग्राफ को कट करेंगी तभी तो हम उस कटिंग पॉइंट पर हमारा आउटपुट बोलेंगे ना भाई। आपकी ये वाली वर्टिकल लाइन जो है, इसने इस पॉइंट पर कट किया, तो ये पॉइंट आपका इनपुट हो गया, ये पॉइंट आपका आउटपुट हो गया। एक वर्टिकल लाइन ये थी, इसने कट किया, यहाँ पर कट किया एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर कट किया ग्राफ को। तो ग्राफ को कट यहाँ पर किया, वहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींच करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिला। तो ये आपका आउटपुट मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से जब जीरो के नजदीक जाओगे, यहाँ यहाँ देखोगे, तो क्या कोई भी वर्टिकल लाइन इसको कट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। जैसे जैसे जीरो के नजदीक हम जाते हैं, वैसे वैसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन गलत बोल रहा हूँ इसको, ये जो ग्राफ है, फंक्शन है 1/x, वो y एक्सिस के बिल्कुल मतलब टच सा ही हो जाता है। समझ गए? बिल्कुल उसके पैरेलल चलने लग जाता है, कहीं भी कर्व नहीं करता है। कर्व नहीं करता है तो हम एक कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं दे पाते हैं जो उसको टच करे, वो कट करे। कट नहीं करेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट की जो वैल्यू होती है एज एज एक्स टेंडिंग टू जीरो, चाहे आप नेगेटिव डायरेक्शन से जाओ या पॉजिटिव डायरेक्शन से जाओ,
आपका जो 1/x है वो टेंड करता है, किधर टेंड करता है, प्लस इंफिनिटी को। अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं तो, या फिर ये टेंड करता है माइनस इंफिनिटी को अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं। गॉट इट? तो सर ओवरऑल रिजल्ट क्या लिखना चाहिए फिर इसका? ओवरऑल रिजल्ट यही लिखना चाहिए कि इसकी लिमिट ही इंफिनिटी हो गई, दैट्स इट। या तो एग्जिस्ट नहीं की। या तो एग्जिस्ट नहीं कोई। इसको इंफिनिटी कहना तो गलत है, लेकिन अनडिफाइन कहना ज्यादा सही रहेगा, नन नॉट एग्जिस्ट। भाई यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनबाउंडेड हो जा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0 पर जाने पर माइनस इंफिनिटी पहुंच जा रही है, राइट हैंड लिमिट जो है वो प्लस इंफिनिटी पहुंच जा रही है। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे फॉर्मली, एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक बार लिख ही लो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख ही लो आप, जो बुक की लैंग्वेज है उसको बता देता हूँ। देखो the function f of x equal to 1/x does not tend to either infinity or minus infinity as x tending to 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो for alpha greater than 0 then आपका जो फंक्शन है f of x वो हमेशा ही आपके अल्फा से छोटा हो जाएगा, हमेशा ही आपके अल्फा से छोटा मिलेगा। बताओ, बोलो भाई। और ऐसा होगा हाँ फॉर ऑल एक्स जो कि 0 से छोटे होंगे, उन सभी एक्स के लिए, एक्स जो कि 0 से छोटे होंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक अल्फा मिला पॉजिटिव, एक अल्फा मिला पॉजिटिव, जिसके लिए हमने उस अल्फा को हमेशा ही बड़ा बता दिया कि हमारे फंक्शन से तो वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग एक्स इज लेस देन 0, एक्स छोटे हैं मतलब नेगेटिव साइड से जब आप जा रहे हो, सो दैट f goes not tend to infinity as x tending to 0। ठीक है, इसमें टेंडिंग पोजीशन नहीं सही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा बोलें इफ बीटा एक नेगेटिव नंबर है, बीटा क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, देन मुझे ये बताओ आपका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या हमेशा ही बीटा से तो बड़ा ही रहेगा, बीटा से तो क्या रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा। फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, सभी x जो कि 0 से बड़े हैं उनके लिए बीटा से तो हमेशा ही बड़ा रहने वाला है। हाँ ठीक है, सो दैट f does not tend to minus infinity as x is tending to 0। यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया है, यहाँ पे ना तो हम इसको इन्फिनिटी ही बोल सकते हैं, ना हम इसको माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। बताओ, ठीक है अभी क्लियर है एकदम? ठीक। ओके, हम ग्राफ से ही पता चल पा रहा है,
मेनली बात ग्राफ तो से ही लग जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट कराओ सर। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखो एक। थ्योरम 5.3.7 लिखो, लेट A is a subset of R, let F is a function R से A से R, इसे R, and let C belonging to R be a limit point of A। ठीक है, सपोज दैट f of x, यहाँ पे ना एक f नहीं है, यहाँ पे एक f है और एक g भी है। ठीक है, दो फंक्शन लिख लेना ऐसे कॉमा लगा के, f और g दो फंक्शन। ठीक है, f of x इज लेस देन और इक्वल टू g of x। ठीक है, तो और ये है हमेशा ही या तो बराबर है f of x या फिर g of x से हमेशा ही छोटा होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। और जो आपका x है वो c के इक्वल नहीं हो सकता, c के इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ से दो स्टेटमेंट्स मैं बोलने वाला हूँ, दोनों ही ट्रू होंगे। पहला स्टेटमेंट है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x की अगर इंफिनिटी है, ये इम्प्लाई कर देगा कि लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x भी आपका इंफिनिटी होगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू c g of x is equal to minus infinity, it implies that limit x tending to c f of x is equal to minus infinity। उतार लो। हो गया। ओके, अब इसमें गया। किस किस को समझ में आ गया जो लिखा हुआ? ठीक है सब। एकदम क्लियर। देखो, g ऑफ x अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो f ऑफ x को मस्ट नेगेटिव लेकर ही जाएगा, क्योंकि वो तो उससे भी छोटा है। ठीक है, उसी तरह f ऑफ x अगर पॉजिटिव जा रहा है तो वो g ऑफ x को भी पॉजिटिव लेकर के जाएगा। बस इतनी ही बात वन है। साइड वन साइड। ओके, वन साइड केस है। वन साइड केस। हाँ। चल आगे लिखो एक और थ्योरम, डेफिनेशन। स्टार लगा के लिखो, let A is a subset of R and let f such that A to R is a function if C belonging to R is a limit point of the set A intersection C to infinity। ठीक है, और इसको डिफाइन किया गया है
सभी x जो कि a में आते हैं सच दैट c से बड़े। ठीक है, सारे x जो कि a में आते हैं और c से बड़े। then we say that f tends to infinity as x tends to c प्लस का मतलब c की ओर जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिख देंगे लिमिट सर फंक्शन कब टेंड करता है? एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई शायद। फंक्शन तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ना, लिमिट टेंड करती है। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, f टेंड्स टू इंफिनिटी एज x टेंड्स टू c प्लस। अभी बताते हैं रोहित, एक मिनट। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f इज इक्वल टू इंफिनिटी। हाँ आप बोलो क्या कह रहे थे? फंक्शन क्यों कब टेंड करता है? फंक्शन क्यों नहीं टेंड करेगा भैया? आपने कहा ना फंक्शन टेंड टू इंफिनिटी। फंक्शन में जो वैल्यू रखते हैं इनपुट की और जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट टेंड करता है या नहीं करता है? हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, जो जहां इनपुट जा रहा है वहां एक फंक्शन भी तो किसी एक यूनिक एल को जाएगा ना। अगर जा रहा है नहीं तो सर, लिमिट है। जो क्या कह रहे हो? फंक्शन जिससे वैल्यू ला रहा है वो टेंड करेगा ना, फंक्शन तो अपनी वैल्यू दे देगा उठा के। तो फंक्शन को टेंड तो कभी करा ही नहीं सकते, लिमिट को टेंड कराया जाता, पूरी लिमिट, जितना भी लिमिट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद में एक लाइन और है वो लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे। ठीक है, इफ फोर, शायद हम गलत हो सकते हैं। नहीं अभी बताएंगे आपको। बोल रहा है अल्फा बिलोंगिंग टू आर there is delta equal to delta alpha। ठीक है, for every alpha belonging to R there is a delta equal to delta alpha। मतलब अल्फा जो है डेल्टा जो है अल्फा का फंक्शन होगा। for O is greater than 0 such that for all x belonging to A with 0 से बड़ा होगा x माइनस सी और डेल्टा से होगा छोटा। then f of x is always greater than alpha। अब आप इसकी नेगेटिव डायरेक्शन वाली लिमिट लिख सकते हैं क्या? यहां पर आपको करना क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस करके और f इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस इंफिनिटी। बताइए, लिख सकते हो डायरेक्ट? सर इसके आगे का तो गुल हो गया, गोल हो गया मतलब? समझ में नहीं आ रही है। समझ, अरे लिखने के लिए बोला हूँ मैं तो, जस्ट सिर्फ लिख तो लो एक बार, यहाँ तक लिख लो बस, जो लिखा है उतना लिखो। हाँ लिखा गया है। लिखा गया, ठीक है। देखो भैया सी क्या है? सी पे ध्यान दो। सी क्या है? लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट से लेकर के और इन्फिनिटी तक एक हमारा इंटरवल है। उस इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन में एक डोमेन लिया है। डोमेन आपका इंटरवल हो सकता है। ठीक है, इंटरवल x मतलब a इंटरसेक्शन c इंफिनिटी, ये एक सेट है। इस सेट का एक लिमिट पॉइंट है, मतलब वो सारे x
जो ए में आते हैं और सी से बड़े हैं, सी से क्या है बड़े हैं। तो मतलब इंटरवल से इस सेट के अंदर आपका लिमिट पॉइंट नहीं है, पहली बात तो ये देख लो, इस सेट के अंदर लिमिट पॉइंट नहीं। देन वी से दैट f टेंड्स टू इंफिनिटी, आपका जो फंक्शन है वो इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा एज x टेंड्स टू c प्लस, c प्लस मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन से c की ओर आएगा। तो फंक्शन जो है, फंक्शन आपका कुछ इंफिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा इस तरह से, इस c वैल्यू, ठीक है। If for every alpha belonging to R there is डेल्टा, एक डेल्टा हमेशा ऐसा मिलना चाहिए जो अल्फा का फंक्शन हो सच दैट x बिलोंगिंग टू a, वो सारे x जिनके जो किनके अंदर आते हो a सेट में आपके आते हो, a इंटरवल में आपके आते हो, और x माइनस c, इसका मतलब ही ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इस इनइक्वालिटी का मात्र इतना मतलब है कि x c की तरफ जा रहा है, x c नहीं है, दो ही मतलब होते हैं इसके। देन आपका जो फंक्शन है वो उस अल्फा से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, फंक्शन की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमेशा ही अल्फा से बड़ी होनी चाहिए। किन इनपुट्स के लिए? वो उन सारे इनपुट्स के लिए जो आपके ए से लिए गए, उन सभी इनपुट्स के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा कुछ समझ में आया? थोड़ा कुछ, पूरा नहीं आया, थोड़ा कुछ। बोलो भाई, हल्का सा तो आया हुआ है, इतनी ऐसी बात तो नहीं। सर ऊपर तक तो सही चल रहा था, ऊपर तक सही चल रहा था, ये वाला नहीं आया मतलब। ये इफ से, इफ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू आर। देखो, अगर हर एक रियल नंबर के लिए एक डेल्टा ऐसा मिल जाए, एक डेल्टा ऐसा मिल जाए जो कि x को c में भेजने की गारंटी करता है, तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस अल्फा से तो हमेशा ही बड़ी मिल जानी चाहिए। कोशिश करो इसको समझने की। दोबारा बताना सर आराम से। देखो, इफ फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, हर एक रियल नंबर के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाना चाहिए जो कि डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अल्फा पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये जो अल्फा है आपके एप्सिलॉन जैसा काम कर रहा है, कुछ कुछ जो एप्सिलॉन होता था ना डेफिनेशन में, उसके जैसा कुछ काम कर रहा है। तो हर एक अल्फा के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, और वो डेल्टा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उन सभी एक्स के लिए जो ए से आ रहे हैं, उन इनपुट्स के लिए जो ए से आ रहे हैं, उन इनपुट्स को हम फंक्शन में रखेंगे, तो फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अल्फा से हमेशा ही बड़ी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ इसको देखो एक बार आप, और इसको देखो, फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू आर, फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही अल्फा से बड़ी हो। तो क्या हम फंक्शन को इनफाइनाइट ही नहीं भेज रहे? फंक्शन की जो वैल्यू है उस फंक्शन को इनफाइनाइट की ओर टेंड नहीं करवा रही क्या? फंक्शन के अंदर हम इनपुट रखते जाते हैं तो आउटपुट में जो वैल्यू हमें मिल रही है वो बड़ी 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 होती ही जा रही है और इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम। बस वही लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, एक एग्जाम्पल है, लिखो एक बार, एग्जाम्पल लिखोगे जब समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स 1/x यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और x टेंडिंग टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट है, x टेंडिंग टू 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट है। आप इसकी लिमिट निकालते हो
एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x, तो कितना आता है यहाँ माइनस इंफिनिटी, और आप लिमिट निकालते हो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x, तो कितना आता है यहाँ पर इंफिनिटी। पहला एग्जाम्पल ये हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप ये वाला करो, एग्जाम्पल नंबर 2, f of x is equal to 1/x एंड x। 1/x है जब x आपका पॉजिटिव है, x है जब x आपका नेगेटिव या 0 के बराबर है। करो इसके लिए एक डेल्टा फाइंड करके बताओ, ये डेल्टा क्या आएगा। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ